Hello everyone, I am back. Welcome to 2nd June करंट अफेयर्स 2 जून। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आ रहा है न्यूरा लिंक प्रोजेक्ट। तो न्यूरा लिंक प्रोजेक्ट से हम क्या समझते हैं? देखिए, न्यूरा शब्द ही बता रहे हैं, न्यूरो से रिलेटेड होगा और कुछ यहाँ पे ब्रेन से कुछ लिंक करने की बात हो रही है। तो देखते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में तुरंत, बिना समय बर्बाद करते हुए। It is a project. It is a project in which a chip is connected to your brain, which is computer operated। यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं न्यूरालिंक एक कंपनी है, फाउंडर इनके कौन है? एलॉन मस्क है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एलॉन मस्क यहाँ दिखाने की ब्रेन है और देखिए ब्रेन के अंदर ऐसी कोई आपकी चिप लगेगी। तो यहाँ पे यही बात दिया हुआ है कि इट इज़ अ चिप इनसाइड ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक चिप लगाया जाएगा जिससे इसकी परफॉर्मेंस वगैरह क्या की जाएगी? बढ़ाई जाएगी। इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है किस पे? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टेस्टिंग हो चुकी है, रैट्स के ऊपर किया गया, मंकीज़ के ऊपर। देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स पहले इन्हीं के ऊपर होते हैं, तो रैट्स के ऊपर हमने टेस्ट कर लिया, मंकीज़ के ऊपर कर लिया। अब देखिए इस प्रोजेक्ट को सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात है कि इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया ह्यूमन ट्रायल के लिए। तो क्या एलोन मस्क अब इंसानों को पकड़ेंगे और ट्रायल करेंगे? बिल्कुल नहीं। जो इंसान अपनी मर्जी से अपने ऊपर ट्रायल कराने के लिए रेडी है वो क्या कर सकता है? इस प्रोजेक्ट में अपना नाम लिखवा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। जाहिर सी बात है। अब देखिए इसका कोई यूज़ होगा तभी ये काम किया जा रहा है। बिल्कुल इसका यूज़ है, ये हेल्पफुल हो सकता है उन पीपल के लिए जो ब्लाइंडनेस है, जो ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, अंधेपन से पीड़ित हैं, उनको पैरालिसिस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिससे क्या होगा कि ये जैसे आप दिमाग में कोई चीज़ सोच रहे हैं, अब देखिए काम कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका प्रोसेस ताकि चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाए। बस एक सेकंड रुकिएगा। मान लीजिए देखिए ये एक मोबाइल है, ठीक है, ये आपका मोबाइल है और यहाँ से अब आपको क्या करना है? कोई मैसेज टाइप करना है, ABC कुछ मैसेज टाइप करना है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? एलॉन मस्क सोचेंगे और इनके सोचने से, क्योंकि देखिए ये भी भाई नेटवर्क ऑपरेटेड है, ये भी नेटवर्क ऑपरेटेड है, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बैठेगा, जैसे वाईफाई ब्लूटूथ का कनेक्शन बैठता है। और जो ये सोचेंगे वही मैसेज क्या होगा? अपने आप टाइप होगा। या फिर मान लेते इतना एडवांस नहीं तो हम ये कह सकते हैं जो ये सोचेंगे, मान लीजिए यूट्यूब खोले तो भैया यूट्यूब अपने आप ओपन हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप कुछ और इलेक्ट्रिक गैजेट्स जैसे इससे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये न्यूरालिंक प्रोजेक्ट का पूरा काम है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था? एक ऐसा न्यू प्रोजेक्ट जिसमें क्या किया जा रहा है? ब्रेन के अंदर एक चिप डाली जाएगी, वो चिप कनेक्टेड होगी, ऑपरेटेड होगी कंप्यूटर से, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए टॉपिक क्या है? इंडिया नेपाल साइंस पैक्ट्स ऑन, ये साइंस नहीं होगा, ये साइन होगा, तो एरर हो गया। इंडिया नेपाल साइन पैक्ट ऑन एनर्जी ट्रांसपोर्ट। तो देखिए एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए इंडिया नेपाल ने क्या किया है? पैक्ट को साइन किया। जाहिर सी बात है इंडिया नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक है। कभी हाँ राइवलरी होती है, कभी नहीं होती है। अच्छा देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि 4 दिन के विजिट पे आए थे नेपाल के पीएम प्रचंड। तो उन्होंने ये देखा कि भैया यहाँ पे कुछ बातचीत हुई काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आया वो है रामायण सर्किट ट्रेन। अब ये रामायण सर्किट ट्रेन क्या है? नाम ही से पता चल रहा है रामायण लिखा हुआ है, तो ये राम जी से कुछ रिलेटेड होगा, हमारा रामायण से कुछ रिलेटेड होगा। तो देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं। द जर्नी ऑफ 18 डेज, 18 दिनों की जर्नी, 8000 किलोमीटर लॉन्ग, किक स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, यानी देखिए दिल्ली एंड वुड कवर अयोध्या, जनकपुर नेपाल में जो है, सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक, रामेश्वरम एंड बैक टू द नेशनल कैपिटल दिल्ली। देखिए क्या बोला है? एक ऐसी 18 दिनों की वो जर्नी होगी जो 8000 किलोमीटर लंबी जर्नी है। स्टार्ट होगा ये दिल्ली से स्टार्ट होने के बाद ये आपका अयोध्या, जनकपुर जो नेपाल में है, सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक, रामेश्वर, यानी राम जी के जहाँ जहाँ जो भी काम किए गए रामायण में, जो इवेंट जहाँ राम जी ने थे, राम जी ने काम किया, चीज़ों को देखा, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया है? दिखाया गया है। मतलब जहाँ जहाँ राम जी के कदम पड़े, जहाँ जहाँ राम जी एक्सप्लोर किए होंगे, अपनी तरफ से गए होंगे रामायण में, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया है? आपको घुमाया गया है। और घुमाने के बाद हम वापस ले आएगा ये ट्रेन आपको कहाँ? नेशनल कैपिटल पे। आप देख सकते हैं ये ट्रेन की एक झलक है। और अब आप देखेंगे कि सर ठीक है यहाँ से तो ठीक है, तो आपने ये अखंड भारत जो इंडिया का जो ये मैप लगाया है, ये पार्लियामेंट में जो लगा है, इसको क्यों दिखा रहे हैं? देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि एक पाकिस्तान की तरफ से क्लेम आ रहा है कि इंडिया देखो यहाँ पे पाकिस्तान वाले हिस्से को भी अपने उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए लुम्बिनी वाला एरिया आप अपने में दिखा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं लुम्बिनी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ऐसे चीज़ें करे तो ठीक है, एक बार समझ में भी आता है। इतिहास तो ठीक से सब पढ़े नहीं है क्योंकि उन लोग का इतिहास
ऐसा ही पढ़ाया जाता है मैनिपुलेट करके, जिसमें चीज़ें नहीं बताई गई हैं। लेकिन नेपाल ऐसा करेगा ये उम्मीद नहीं थी। खैर अभी मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ। तो देखिए ये जो अखंड भारत का ये जो मैप आप कह सकते हैं, ये हमारी हिस्ट्री है। जो अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा होगा वो जानता होगा। सेम मैप आपको देखिए कुछ ऐसा दिख रहा होगा, अगर आप चेक करें तो ये देखिए यहाँ नीचे की तरफ देखिए थोड़ा छोटा हुआ एरिया, बाकी सब ऑरेंज है। यहाँ पे भी देखिए कुछ वैसा ही आपको दिख रहा होगा, छोड़ दिया गया। ये बेसिकली मौर्यन एम्पायर का मैप है। और इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ, जहाँ पे ये थोड़ा और क्लियर ही दिया होगा, क्लियरेंस में दिया है। ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ा अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो देखिए पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है, अपनी जगह बात है। लेकिन देखिए ये आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये लुम्बिनी वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये नेपाल में आता है। लेकिन और यहाँ पे देखिए ये लुम्बिनी है इधर। तो हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर के समय जो लुम्बिनी का एरिया था वो किस में आता था, मौर्यन एम्पायर में आता था। ठीक, उस समय नेपाल में हिस्सा था नहीं, मौर्यन एम्पायर का हिस्सा था पूरा का पूरा। आप देखेंगे इंडिया का बहुत बड़ा एरिया। तो लेकिन यहाँ पे नेपाल वाले ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने देखा अखंड भारत दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे लुम्बिनी को कैसे दिखा दिया, ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है। चलिए नेपाल ऐसा कर रहा है तो ये गड़बड़ है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो ठीक है, उनकी हिस्ट्री तो मैनिपुलेटेड है पहले से ही। लेकिन नेपाल से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि हमारा हिस्ट्री को दिखाना क्या है, हमारा सम्मान है, हम अपनी हिस्ट्री को दिखा सकते हैं। हाँ भाई, पहले भारत ऐसा हुआ करता था। अब देखिए जैसा मैंने आपको पहले कहा था, देखिए क्योंकि साउथ वाले कुछ एरियाज़ को मौर्यन एम्पायर में नहीं कवर किया गया था, तो देखिए यहाँ पे भी नहीं कवर है। अगर आप देखेंगे यहाँ लाइटेड पोर्शन है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक और बहुत बेहतरीन पर्सनालिटी है, इन पर्सनालिटी को ज़रा ध्यान से देखिए। ये पर्सनालिटी आपके सामने दिख रहे होंगे, इनका नाम मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताऊंगा। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको और हिंट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये मौर्यन एम्पायर के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ये मान लीजिए, इनके बिना मौर्यन एम्पायर शायद बनता ही नहीं। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने अपने बाल यहाँ खोले हुए हैं। मुझे दोनों का रीज़न आप कमेंट में बताइएगा कि कौन है ये और इन्होंने अपने बाल क्यों खोले हुए हैं। और वैसे बहुत आसान सा सवाल है ये, ठीक, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप कमेंट करेंगे। तो ये सारे एलिगेशंस लगाए गए, ये सारी बातें हुई। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अच्छा देखिए बहुत आसान से टॉपिक्स, मैंने आपको पहले कहा कि मैं करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा ज़रूर, लेकिन हम करंट अफेयर ऐसे करेंगे कि उसमें से बस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, जो आपको रिवीजन करने में आसानी हो, जो आपको देखने में आसानी हो, उसके हिसाब से बात करेंगे। अच्छा देखिए क्या दिया, हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू बी फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय 2027। देखिए 2070 तक तो हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। लेकिन हम ये कहते हैं कि आधी से अधिक जो बिजली हम बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाएंगे 2027 तक। अच्छा देखिए अभी जो सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है इंडिया में वो क्या है, कोयला है। पूरे के पूरे कोयले की इंडस्ट्री पे हम लोग देखते हैं टिके हुए। और आप जानते हैं हमारे पास कोयला इतना अमाउंट में नहीं है, हम बहुत सारा कोयला इंपोर्ट भी करते हैं, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे, लेकिन हमारा टारगेट जैसा मैंने आपको बताया था नेट जीरो का टारगेट भैया, कार्बन एमिशन का 2070। अच्छा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। जो बेसिकली रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बेसिकली ग्रीन होते हैं। ग्रीन जहाँ शब्द लग जाए, मान लीजिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ये इन्वायरमेंट को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ये किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं कॉज करेंगे। अगर पॉल्यूशन नहीं है तो पॉल्यूटेंट नहीं है, पॉल्यूटेंट नहीं है तो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं है, इसीलिए हम इसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोलते हैं। कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ये सब आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार रिकैप कराने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा सोलर पावर। आप जानते हैं सोलर पैनल हर जगह यूज़ होता है। हाइड्रो पावर, पाइप पानी नीचे गिर रहा है, उसकी एनर्जी से हम चीज़ें बना रहे हैं। विंड पावर, टरबाइन, विंड मिल घूम रहा है। यहाँ देखिए आप नीचे टाइडल एनर्जी, जो टाइड्स आते हैं, वेव्स आते हैं, उन टाइड्स की वजह से अंडरग्राउंड है, तो ये अंडर वाटर में जो टाइडल एनर्जी है, मतलब जो वाटर का जो फ्लो है, उस टाइडल एनर्जी से हम यहाँ बना रहे हैं। यहाँ आप देखिए जियोथर्मल, भैया जियो मतलब थोड़ा सा अर्थ के सरफेस के नीचे जाके हम यहाँ चीज़ों को बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा आपका वॉल्केनो। ये वॉल्केनो को नीचे देखेंगे, ये रहा मैग्मा। ये तो लावा है ऊपर की तरफ से जो एरप्ट हो जाएगा। ये मैग्मा की वजह से क्या हो रहा है, जो इंटरनल वाटर है वो हीट हो रहा है, हीट होने से एनर्जी बन रही है। सिंपल सा प्रोसीजर है। यहाँ देखेंगे बायोमास के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे या बायोलॉजी पढ़े होंगे वो ये बात जानते हैं कि हमारे पास एक बहुत बेहतरीन बैक्टीरिया होते हैं, उनके बाद उनका नाम होता है मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस क्या करते हैं, बेसिकली ये आपका जो बायोगैस बनाने में मदद करते हैं। तो बायोगैस बनाने में मदद करते हैं, तो ये जो बायोगैस होती है बेसिकली इसके अंदर मीथेन होता है, और मीथेन एक इन्फ्लेमेबल गैस है। और ये इन्फ्लेमेबल गैस इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, और साथ साथ हाईली इन्फ्लेमेबल होने की वजह से आपका काम भी आसानी से करा देगा। इजी सा टॉपिक है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखिए
इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, बोला क्या है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। अब देखिए ये क्या करता है, सिंपल बस याद रखिए कि जब भी आपसे बोला गया पीएमआई यानी परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में, तो ये इसका फोकस किसके ऊपर होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। यानी अब एक बार पढ़ लेते हैं, पीएमआई चेक्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट हाउ इज मैन्युफैक्चर नाउ एंड इन प्रीवियस मंथ। यानी कि इस समय मैन्युफैक्चर क्या है, प्रीवियस महीने यानी पिछले महीने मैन्युफैक्चर क्या था, उसी के डेटा को कंपेयर करती है, उसी के हिसाब से नंबरिंग देती है 0 to 100 के बीच में। अच्छा देखिए, इसको कंपाइल किया जाता है आईएचएस इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट के द्वारा, और ये डेटा देता है बैंक को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। अच्छा देखिए, इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बैंक को जैसा डेटा मिलेगा उसी हिसाब से भाई लोन देगा। पता चला कोई कंपनी बोला है मुझे पैसा दीजिए, तो बैंक पहले चेक करेगा कि भैया उसका पीएमआई एक बार देख लेते हैं कि क्या इसने चीज़ें की, इसकी रैंकिंग सही है कि नहीं है। अगर इसकी रैंकिंग सही है तो बैंक को भी पैसा देने में इसको आसानी होगा। देखेंगे रैंकिंग गड़बड़ है, इसका मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो बैंक अपना लॉस नहीं कराता है। अच्छा देखिए, कैसे कैसे पता करते हैं, कुछ इंडिकेटर फैक्टर्स भी होते होंगे, बिल्कुल 5 इंडिकेटिंग फैक्टर्स है मैन्युफैक्चरिंग चेक करने के लिए। भैया कितने नए ऑर्डर आ रहे हैं, इन्वेंट्री लेवल्स आपके क्या है, कितना आपके पास स्टॉक वगैरह भरा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है आपका। जाहिर सी बात है, जितने ऑर्डर आएंगे उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, उसी हिसाब से आपका इन्वेंट्री लेवल होगा, सब लिंक है। अब देखिए, जितना प्रोडक्शन होगा, जितनी आपकी सप्लायर डिलीवरीज हो रही हैं, कितना आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है, ये सारी चीज़ों के हिसाब से आपका पीएमआई डिसाइड किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, आपको सोच के देखिए एक बार, तो जब नए ऑर्डर आएंगे तो इन्वेंट्री लेवल्स अपने आप बढ़ेंगे, जब इन्वेंट्री लेवल बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लायर डिलीवरी बढ़ेगी। भाई जब अगर आपके नए ऑर्डर आ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए फैक्टर बहुत सारी कंपनीज नहीं देखती हैं, इसको भी देख के याद रखिएगा, इन्वायरमेंट को भी चेक करके पीएमआई दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।